Hello students, myself Prakash Vadvana and welcome to my YouTube channel. Today here in this video we are going to study the first poem of class 10th, subject English, and the name of the poem is Dust of Snow, and this poem is written by Robert Frost. Okay, first of all let's discuss the title Dust of Snow. So ये dust means धूल की बात नहीं हो रही है, बट जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्नो के जो गिरते हैं आसमान में से, उसकी बात हो रही है. ओके, दो और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है. ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही छोटी पोएम है, 2 ही स्टांजा है, 4 लाइन्स के. ओके, और ये पोएम में हम लिटरेरी डिवाइस भी डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल राइमिंग स्कीम कौन सी है और दूसरे कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं, फिर फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज़ की गई है, और वर्ड्स के मीनिंग भी हम पोएम में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, बहुत ही मज़ेदार पोएम है, बहुत ही मीनिंग वाली पोएम है, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा. ओके, सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके, next let's start the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब the way a crow shook down on me, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ, पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और वो बहुत ही अपसेट है. पोएट अपसेट है और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए. ना हेमलॉक ट्री मीन्स व्हाट? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट, पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. अब हेमलॉक ट्री जो है बहुत ही जहरीला प्लांट है, जहरीला ट्री है, और उसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स. लेट्स सी इन द पिक्चर. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द फोटो ऑफ हेमलॉक ट्री. देख सकते हो. ओके, कैसा ट्री है? जहरीला, पॉइजनस ट्री है. लेट्स सी द फोटो ऑफ वाइट फ्लावर्स ऑफ दिस ट्री. हियर देखो कितने छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स है. ओके, वन मोर पिक्चर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो ये जो हेमलॉक ट्री है ना, कैसा है ट्री? जहरीला, टॉक्सिक, पॉइजनस, और उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स ग्रो होते हैं छोटे छोटे. ओके, नेक्स्ट तो क्या होता है, जो पोएट है बहुत ही अपसेट है और वो कहाँ पे बैठे हैं? किसके नीचे बैठे हैं? हेमलॉक ट्री के नीचे. एंड सडनली क्या होता है? क्रो आता है और क्रो जो ट्रीज की जो ब्रांचेस है ना, डाली, उसके ऊपर बैठता है. और जैसे ही वो बैठता है, ट्री की जो डाली है वो क्या होती है? शेक होती है, हिलती है. और जैसे ही वो डाली हिलती है, वो जो डस्ट ट्रीज की जो ब्रांचेस है उसके ऊपर होते हैं ना, वो किसके ऊपर जाके गिरते हैं? पोएट के ऊपर जाके गिरते हैं. ओके, क्लियर? तो एक क्रो है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है, और हेमलॉक ट्री के नीचे कौन बैठा हुआ है? पोएट. और वो भी उनका मूड कैसा है? सैड. और जैसे वो क्रो आके बैठता है, तुरंत ही क्या होता है? जो पार्टिकल्स है स्नो के वो उनके ऊपर गिरते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had chewed. Now क्या हुआ? जैसे ही वो क्रो बैठा, तब जो फाइन पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरे, तब क्या हुआ? Has given my heart a change of mood. मेरा जो मूड था ना, सैड मूड, वो क्या हो गया? चेंज हो गया. मैं सैड में से उनका मूड हैप्पी हो गया, रिफ्रेश हो गए वो. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. और बाकी का जो मेरा दिन था
वो कैसे गुजरने वाला था? र्यूड. नाउ र्यूड मीन्स व्हाट? हेल्ड इन रिग्रेट. नाउ रिग्रेट मीन्स सैड. तो मेरा जो सैड मूड था और उसकी वजह से मेरा बाकी का दिन सैड ही गुजरने वाला था, लेकिन वो क्या हो गया? बच गया. और क्यों बच गया? क्योंकि जैसे ही कौवा बैठा उसके फाइन पार्टिकल्स मेरे ऊपर आके गिरे और मेरा मूड जो था वो चेंज हो गया, सैड में से हैप्पी हो गया. तो एक छोटी सी सिंपल मोमेंट हुई जिसकी वजह से क्या हुआ? पोएट का जो पूरा का पूरा दिन वेस्ट होने वाला था ना, क्योंकि उनका मूड कैसा था? सैड, वो बच गया. अब पूरा का पूरा दिन कैसा जाएगा उनका? बेस्ट, अच्छे से जाएगा. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस पोएम. अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो क्रो है उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक. कॉमनली हम उसको डेथ और फियर का सिंबल मानते हैं. क्रो को हम गुडनेस के साथ तो एसोसिएट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि काला कलर तो कैसा माना जाता है? बैड ओमेन, डिस्पेयर, सैडनेस का कलर माना जाता है. ठीक है, जो आप लोगों को पता ही है. और दूसरी चीज़ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री कैसा है? पॉइजन. पॉइजन भी जहरीला, मतलब जहर भी खराबी होता है ना हमारे लिए, जान चली जाती है. तो दोनों चीज़ ऐसी यूज़ की गई है जो हमारे लिए क्या है? बैड. फिर भी पोएट के साथ क्या होता है? अच्छा होता है. ओके, तो यहाँ पे आयरॉनिक यूज़ किया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम के अंदर. दूसरी चीज़ कि अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते तो बहुत सारे बर्ड्स का यूज़ कर सकते थे, गुड क्वालिटीज़ वाले ब्यूटीफुल बर्ड्स का यूज़ कर सकते थे. फॉर एग्जांपल पीकॉक है, पैरॉट है, कुकू है, मीना है, बराबर. बट उन्होंने किसको यूज़ किया? क्रो, कौवे को, और वो भी ब्लैक कलर वाला, और जिसका वॉइस भी कैसा है? बहुत ही हार्श, और उसको हम बैड ओमेन भी मानते हैं. नेक्स्ट, हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री भी जहरीला ट्री है. दूसरे भी ट्री वो यूज़ कर सकते थे. फॉर एग्जांपल ओक ट्री है, मैपल ट्री है, पाइन ट्री है, बट हेमलॉक ट्री चूज़ किया. और वो किसके साथ एसोसिएटेड है? पॉइजन और टॉक्सिसिटी के साथ. फिर भी क्या होता है? जो स्नो गिरती है, ब्यूटीफुल स्नो जो गिरती है, वो हेमलॉक ट्री को क्या करती है? सजाती है. हेमलॉक ट्री को क्या करती है? सजाती है. हेमलॉक ट्री को एड ऑन करती है. और उसकी ब्रांचेस के ऊपर आके कौन बैठता है? स्कैरी क्रो, जिसकी वजह से वो ब्रांचेस हिलती है. ओके, नेक्स्ट, वो बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स को भी चूज़ कर सकते थे ये पोएम के अंदर. बहुत सारे कलर्स है वर्ल्ड के अंदर, ब्यूटीफुल कलर्स, बट उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ किया. क्रो ब्लैक है, स्नो का कलर वाइट है, और पॉइजनस ट्री जो है उसके ऊपर भी स्मॉल कलर के वाइट फ्लावर्स ग्रो होते हैं. ओके, और लास्ट में क्या होता है? उनका जो मूड है वो भी चेंज हो जाता है, खुश हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में से, सौरों में से बाहर आ जाते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो चीज़ उन्होंने जो प्रेजेंट की है, क्रो और हेमलॉक, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉरो एंड डिप्रेशन. ये जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना हमारा, उसमें हम क्रो और हेमलॉक को क्या मानते हैं? सॉरो और डिप्रेशन का सिंबल मानते हैं. और जो स्नो है, स्नो को हम किसका सिंबल मानते हैं? नेचुरल जॉय और एनर्जी.
फिर भी क्या हुआ, क्रो और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, क्रो आके बैठा, फिर भी पोएट किस में एंटर हो गए, सैड थे, डिप्रेशन में थे। ऐसी मोमेंट में भी पोएट जॉय और एप्टिमिज्म वाले फीलिंग्स में एंटर हो गए। उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ जब वो स्नो के फाइन पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरे ना। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पोएम। सो फर्स्ट let's discuss the rhyming scheme. Now as you can see, rhyming scheme means सेम साउंड होता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट लाइन में देखो क्रो, सेकेंड लाइन में मी, थर्ड में स्नो, फोर्थ में ट्री। तो हर एक लाइन का लास्ट वर्ड दिखना है, कहाँ कहाँ पे साउंड मैच हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में क्रो, स्नो, सेकेंड और फोर्थ में भी साउंड मैच हो रहा है, मी, ट्री। ओके, सो हम उसको राइमिंग स्कीम दे देंगे ए बी। क्रो और स्नो को हम ए राइमिंग स्कीम देंगे और मी और ट्री को हम बी देंगे। ओके, नेक्स्ट 4 लाइन में फर्स्ट और थर्ड लाइन और सेकेंड और फोर्थ लाइन हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। अब यहाँ पे साउंड चेंज हो गया है। अगर सेम साउंड होता ना, सपोज क्रो, स्नो, और वैसा ही अगर दूसरा साउंड यहाँ पे होता जैसे कि ब्लो, तो हम उसको ए नंबर दे दें, ए राइमिंग स्कीम दे दें। बट यहाँ पे फर्स्ट सांजा में जो साउंड रिपीट हो रहा है ना, वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा राइमिंग स्कीम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट और पार्ट को हम सी देते हैं और मूड और रूड को डी दे देते हैं। ओके, तो ये पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है एंजाबमेंट का। किसका यूज़ किया गया है, एंजाबमेंट। नाउ एंजाबमेंट मीन्स व्हाट, आप लोग देख सकते हो जितनी भी लाइन है उसमें कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहे हैं। देखो क्रो के बाद भी नहीं है, मी के बाद नहीं है, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, लास्ट में आप देख सकते हो एक फुल स्टॉप है। तो अगर कोई भी लाइन के बीच में पंक्चुएशन मार्क का यूज़ ना किया जाए और कंटिन्यू ही वो लाइन आती है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, एंजाबमेंट। ओके, एंजाबमेंट मीन्स नो पंक्चुएशन मार्क बिटवीन 2 or more consecutive lines. Okay, now next let's discuss the figure of speech which is used in this poem. First of all, see the second line, shook down. Now shook में आपको डबल ओ दिख रहे हैं, डाउन में ओ दिख रहा है, ऑन में ओ दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है। और ओ मीन्स वॉवेल या कॉन्सोनेंट, सो वॉवेल। तो अगर वॉवेल साउंड वर्ड के बीच में, पहले, पीछे कहीं पे भी यूज़ होता है, तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट दूसरे स्टैंजा में लास्ट लाइन देखो, कौन सी, लास्ट लाइन में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, डी, डे का डी, हेड का डी और रूड का डी। अब ये वोवेल साउंड नहीं है, ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और वो भी वर्ड के बीच में आगे पीछे रिपीट हो रहा है। तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, कॉन्सोनेंस। ओके, तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में आपको पता चल गया होगा, आप जानते ही होंगे, 9th में पढ़े होंगे आप लोग। तो अगर नहीं जानते तो आपको बता देता हूँ मैं कि एसोनेंस मीन्स व्हाट, अगर वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू साउंड रिपीट होता है, कहाँ पे, वर्ड के पहले, बाद में, बीच में, तो उसको एसोनेंस कहेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड भी अगर वर्ड के पहले, लास्ट में,
आगे बीच में, तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है इसलिए कॉन्सोनेंट्स, वोवेल है तो एसोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, फर्स्ट लाइन देखो, हैज़ और हार्ट, एच एच रिपीट हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड है, बट फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर ही रिपीट हो रहा है, एच एच, दोनों में फर्स्ट लेटर है, इसलिए हम इसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? एलिट्रेशन। ओके, तो अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट वर्ड में है और रिपीट हो रहा है तो हम उसको एलिट्रेशन कहेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ना हो, आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। दोनों में साउंड तो कॉन्सोनेंट ही है, बट फर्स्ट लेटर है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, आगे पीछे बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। ओके, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर ऑफ एलिट्रेशन। थर्ड नंबर की लाइन देखो, सेव्ड और सम, एस एस रिपीट हो रहा है फर्स्ट वर्ड, और वो भी कॉन्सोनेंट है, तो हम उसको भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? एलिट्रेशन, कि फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you like this poem and you understand it well. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अब तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि 10th स्टैंडर्ड के जो मैं नए वीडियोस बनाने वाला हूँ इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।